बंगाल में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से 7 बच्चों की मौत। 24 घंटे के अंदर गई सभी बच्चों की जान। एक महीने में इन्फेक्शन के 5000 से ज्यादा मामले। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 3 दिन के सम्मेलन में 100 देश होंगे शामिल। इटली की प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट। राज्य में उपचुनाव की काउंटिंग जारी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी निर्विरोध जीती। तमिलनाडु के ईरोड में 2 राउंड के बाद कांग्रेस को बढ़त। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। मिशन 80 को पूरा करने के लिए एक नए सिरे से बूथ कमेटी। अब बूथ कमेटी में 21 की जगह 11 सदस्य ही होंगे। 11 से 15 मार्च तक मंडल स्तरीय होगी बैठक। भारत में दुनिया के विदेश मंत्रियों की सबसे बड़ी बैठक। G20 सम्मेलन में शामिल होंगे 40 डेलीगेट्स। देश में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हुई। राजस्थान हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट से बड़ी खबर। मुख्तार के बेटे की गैर कानूनी मुलाकात का मामला सामने आ रहा है। बेटे अब्बास और निखत, पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों को पुलिस जल्द ही जेल भेज सकती है। बड़ी खबर। तो डिप्टी जेलर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है इस मामले में। तो डिप्टी जेलर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अब मुख्तार के बेटे की गैर कानूनी मुलाकात का ये मामला है, जिसके चलते बेटे अब्बास और निखत से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद दोनों को जेल भी भेजा जा सकता है। तो बेटे अब्बास और निखत को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। और जल्द ही जेल भेजा जा सकता है। डिप्टी जेलर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अब मुख्तार के बेटे की जो गैर कानूनी मुलाकात निकलकर सामने आई, इसको लेकर लगातार पूछताछ कई अहम बिंदुओं को लेकर की जा रही है कि गैर कानूनी तरीके से ये मुलाकात क्यों की गई और अगर कोई भी तथ्य ऐसा निकलकर सामने आता है तो उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अमला जेल भेजने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रतन पटेल जुड़े हुए हैं। रतन, क्या जानकारी है? पूरी तरीके से इनको भी जेल भेजने की तैयारी में नजर आ रही है पुलिस। जी, आपको बता दें कि चित्रकूट जेल बंद जो है मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी जी। उसको उसकी और उसकी पत्नी को जो है गैर कानूनी तरीके से मुलाकात कराने के मामले में जो है लगातार शासन और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जो है जेल अधीक्षक से अशोक कुमार शासन और संतोष कुमार जेलर जो थे उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो है लगातार जो है जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो है जो इनके और भी लोग इस मामले में शामिल हैं उनकी जो है पूरी जो है वो किया जा रहा है कि कौन कौन शामिल है, उनके खिलाफ पूरी जो है रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। और जो है रतन, क्या कुछ और भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं इस मामले में?
जी आपको बता दें कि इस मामले जो ये कांड हुआ है यहाँ पर जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद है मुख्तार अंसारी इलाका जो बंद था उसमें जो है काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक जो है जो महिला वो जेलर थे उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो है एक जो सपा नेता थे सपा जिला महासचिव फराज खान उसको भी जेल भेजा जा चुका है। एक नवनीत सरचान जो जेल के ठेकेदार थे सप्लाई करते थे उनको भी जो है। हालांकि इन लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और अब तैयारी है बेटे अब्बास और निखत को जेल भेजने की और पुलिस कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ भी कर रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दोनों को रुक करते हैं विधान परिषद का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। प्रति क्रियाएं को दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और हर वर्ष के अगर हम बजट को देखेंगे निश्चित थीम के साथ वो आगे बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। वही इस सरकार की सफलता का भी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन भावनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उसको साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की कर्मकारी अभियान है। और यही परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी के शिकार था, भूख से मौतें होती थी, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं थी, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैदल सरकार चलती थी, पैदल सत्ता चलती थी, हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था। तो विधान परिषद से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सबका साथ सबका विकास की जो धारणा थी उसी के साथ आगे कार्य किया जा रहा है। बढ़ते आगे बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। अमिताभ ठाकुर ने सुरक्षा मांगी है। अमिताभ ठाकुर ने योगी सरकार से सुरक्षा मांगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, एसीएस गृह सहित अन्य अफसरों को पत्र भी भेजे हैं। सुरक्षा मांगने से संबंधित पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर के जनहित कार्यों का हवाला दिया गया। आपको बता दें, राजनेता अधिकारी नूतन से नाराज चल रहे थे और इन्हीं सब मामलों को देखते हुए सुरक्षा मांगी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से मिल रही है। होली से पहले जनता को बड़ा झटका लगा है। सरकार की तरफ से जनता को बड़ा झटका, 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ने पर जो त्योहारों की एक खुशी थी वो फीकी पड़ती नजर आ रही है। 50 रुपये प्रति सिलेंडर जो बढ़ोतरी की गई उससे जनता में मायूसी देखने को मिल रही है। सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। जनता का ये भी आरोप है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी नजर आ रही है। आम जनता भी अब आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। सरकार ने महंगाई कम करने की जगह और जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों को फिर से गैस छोड़कर चूल्हे जलाने होंगे। गैस के दाम बढ़ने से जो गृहिणियों के घर का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है और इसकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। गैस के दाम बढ़ने से महिला और पुरुषों में नाराजगी। तो होली से ठीक पहले होली में बनने वाले जो पकवान थे उनका स्वाद फीका पड़ता नजर आ रहा है सरकार के इस फैसले से। तो महंगाई की मार झेल रही आम जनता का आक्रोश और साफ तौर पर मुश्किलें कम करने के बजाय सरकार बढ़ाती नजर आ रही है, ये आरोप है आम जनता का।
तो गैस के दाम बढ़ने से घर का बजट भी बिगड़ता नजर आ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अमिताभ ठाकुर ने अपनी सुरक्षा मांगी है। योगी सरकार से सुरक्षा मांगी गई, ऐसी गृह सहित अन्य अफसरों को पत्र भेजा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये सुरक्षा की बात निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा की नौबत आ गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि मौजूदा सरकार में भी तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जी, और वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके बहुत बड़े बड़े अफसर भी हैं, जिनके भ्रष्टाचार को लेके या जिनकी गलतियों को लेके, जिनके गुनाहों को लेके मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर ने निरंतर आवाज उठाई है, अपनी बात कही है। ऐसे में हमें सीधा खतरा है, इन ताकतवर लोगों से हमें खतरा है। और हम लोगों ने यही बात कही कि हमारी सुरक्षा वापस ले ली, हमें सुरक्षा नहीं दी। 4-6 दिन पहले मेरी पत्नी की सुरक्षा वापस ले ली जी। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये मानना है कि सीधे सीधे हम लोग के साथ अन्याय है और इससे हमारी जान को सीधा खतरा है। हमने उस संबंध में सुरक्षा बिल्कुल है, लेकिन अमिताभ जी, बड़ा सवाल ये भी है कि आप एक रेपुटेटेड जगह रहे हैं, अच्छे पदों पर कार्यरत रहे हैं, और जब आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है और ऐसे में आम जनता की सुरक्षा की तो हम सोच ही नहीं सकते, उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। जी, निश्चित रूप से देखिए हो ये रहा है। अब देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी लेके और अकेले चल रहे हैं। तमाम मंत्री हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी लिए हुए हैं। और हम लोग जैसे लोग जो जमीन पे काम कर रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के हैं। और फिर आपने बहुत वाजिब बात कही कि जो आम लोग हैं, जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी दशा तो हमसे भी बदतर है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है कि उसने सबको सुरक्षित कर दिया है जी। अगर सुरक्षित कर दिया है तो लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे प्रयागराज की जो ताजी घटना है, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जी। अमिताभ जी, आपने कहा जो राजनेता हैं, अधिकारी हैं, वो नूतन ठाकुर से नाराज चल रहे हैं, क्या जान सकते हैं नाराजगी किस बात को लेकर है? लगातार जिस तरीके से सुरक्षा की भी मांग आपकी तरफ से की जा रही है। देखिए, नाराजगी मुझसे या उनसे सिर्फ इसी बात की है कि ये जो गुनाह करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कदाचार करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो कोई आवाज नहीं जल्दी उठाते हैं। लोग डरते हैं, ये लोग बड़े ताकतवर हैं, कहते हैं एनकाउंटर करा देंगे, कहते हैं कि फर्जी मुकदमों में फंसा देंगे। तो इन बातों को लेके आमतौर पर लोग डरते हैं। तो उनमें से तमाम लोगों की हम आवाज उठाते हैं। कई बार फर्जी मुकदमा हुआ, लोग आते हैं, हम उनकी आवाज उठाते हैं। अन्य जो भ्रष्टाचार है उनकी आवाज उठाते हैं। तो वो बातें, मतलब ईमानदारी से काम करना गुनाह बन गया है। अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सुरक्षा की ज़रूरत आप जैसे जो काबिल और जिम्मेदाराना पद पर कार्यरत रहे उनको ज़रूरत पड़ रही है, तो आम जनता का क्या हश्र होने वाला है? साथ ही आपने पत्र भी लिखा है, मांग की है सुरक्षा की, तो क्या कुछ रिप्लाई मिल सका इस पे? देखिए, आज भी हमने पत्र भेजा है। अब उस पर क्या रिप्लाई देंगे ये मैं नहीं जानता। यदि हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए माननीय कोर्ट की शरण लेंगे। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, ये आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अगर इसमें कोई जवाब हमें नहीं मिलता है तो ये दूसरा तरीका अपनाएंगे और लगातार सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। करते हैं खबरों का। राजस्थान प्रवास के दौरान यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से खास बातचीत की राजनीतिक संपादक राजस्थान कृष्ण गोपाल शर्मा ने। सुनाते हैं आपको। सीएम पद के लिए सर किसको देखते हैं राजस्थान में बीजेपी की तरफ से? बीजेपी में न सीएम कोई पद की होड़ होती है, न ही सर, क्योंकि नाम तो तीन चार चल रहे हैं। बीजेपी में देखो, हमारा प्रत्याशी पहले से घोषित हो जाता है। बीजेपी में कार्यकर्ता से, छोटे से कार्यकर्ता से जाके पूछ लो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आपका प्रत्याशी कौन? तो एक जवाब देगा, कमल का फूल। आपका विधायक कौन? कमल का फूल।
आपका मुख्यमंत्री कौन? कमल का फूल। ये जो कमल का फूल है ना, ये खिलता है कार्यकर्ताओं के परिश्रम से। एक सर लास्ट सवाल, अभी इलाहाबाद में एक गोलीकांड की घटना हुई थी जिसमें अभी उन्होंने कोई गिरफ्तार भी किया है यूपी सरकार ने, तो उस पर लेकिन क्या आप? दीपक जलता है और जब बुझने वाला होता है तो उसकी जो रोशनी होती है एकदम से तेज हो जाती है और फिर वो एकदम से बुझ जाता है। माफिया समाप्त हो चुका है, लेकिन अब एक आधा जो बचे हैं तो विधानसभा में अखिलेश यादव जी ने भी काफी देखिए, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो लोग खुद माफिया तंत्र और माफिया मानसिकता को पोषित करते रहे हो, विपक्ष के लोग, वो अपराध के बारे में क्या बोलेंगे? योगी जी का जब कानून का शिकंजा बढ़ता है तो बड़ा से बड़ा माफिया भी, बड़ा से बड़ा अपराधी भी पनाह नहीं मांगता है, और योगी बाबा है, देखते जाइए। एक सर अभी चुनाव आने वाले हैं, जैसे करौली की घटना हुई थी, आपको ध्यान होगा, उदयपुर की घटना हुई थी, जोधपुर की घटना हुई थी, उसको लेके सरकार जो चुनाव होने वाले हैं उस पर कांग्रेस सरकार को कितना आपको लगता है नुकसान मिलेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको कहूंगा कि 3 दिन का थोड़ा सा अवकाश ले ले मुख्यमंत्री जी, और उत्तर प्रदेश घूमिया में जाके, जहां साल में पता चलता था, साल में 2-2, 3-3 महीने कर्फ्यू लगा करता था, महीने में 8-8, 10-10 दिन कर्फ्यू लगा करता था। इन 6 सालों में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा है, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। अगर खुद नहीं सीख पा रहे तो वहां के जाके प्रशासन क्या चीज होता है वो सीख कर आवे कि उत्तर प्रदेश में दंगा क्यों नहीं हो रहा, राजस्थान में क्यों दंगा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गला काट धर्मांध व्यवस्थाएं नहीं है, यहीं पे क्यों नहीं है? इसलिए कि हम इस प्रकार की मानसिकताओं को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप में समर्थन दे देते हैं। जनता का जो शासक है वो सबके लिए होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए जब तुष्टिकरण करने लगता है कोई शासक, तो वही जनता के लिए वो काल बड़ा कष्टदायक बन जाता है। सर, और वो स्थिति राजस्थान में मुझे दिखाई पड़ रही। गहलोत सरकार को अगर मैं पूछूं 10 में से कितने देंगे आप? अब देखो, जो फेल है उसके आगे नंबर का महत्व नहीं होता है, नंबर का महत्व उसके लिए होता है जो टॉप करने वाला होता है। जो पहले ही से फेल है वो चाहे 10 में 2.5 नंबर पाए तब भी फेल कहलाएगा, और चाहे 0 पाए तब भी फेल कहलाएगा। फेलियर है। असफल व्यक्ति की कोई मेरिट नहीं हुआ करती, ये योग्यता शून्य प्रशासन है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रुख करते हैं विधान परिषद का, जहां पर सीएम योगी आदित्य पहुंचे हुए हैं, अभिभाषण कर रहे हैं। क्या संबोधन है, सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक नेतृत्व की जिस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, पूरी दुनिया उसके प्रति अभिभूत है। हर भारतवासी को उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश अपनी इस भूमिका में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कैसे योगदान दे सकता है, यह बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो सदन में जो बजट आया इसकी थीम ये कि हम लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक संकल्प लिया है, उसके अनुरूप कार्य योजना बना करके भारत को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपनी आबादी के हिसाब से हम भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी आबादी के हिसाब से हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, और आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की सोच रखने वाला आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को और मजबूत करने वाला यह 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया है। और इस बजट को प्रस्तुत यहां पर आज जब इसका जवाब दे रहा हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अलग अलग
जो बजट प्रस्तुत किए गए थे उन सबकी अलग अलग थीम थी। पहला बजट अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 86 लाख अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं अन्नदाता किसानों से जुड़ी हुई उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया था। प्रोक्यूरमेंट के परिणाम क्या है? बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया होगा कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? आते हैं उस पर। सिंचाई के लिए क्या किया इस पे भी हम बता देंगे। दूसरा बजट था औद्योगिक निवेश और अवस्थापना ढांचागत व्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। तीसरा था मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हुआ। चौथा था युवाओं के विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नई कार्य योजनाएं प्रदेश के अंदर तैयार हुई थी। 21-22 का बजट उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ था। 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला बजट था। और 23-24 का हमारा बजट करीब सर्वसमावेशी समग्र विकास की सोच के साथ एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने वाले बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया। बजट के अलग अलग अगर आप देखेंगे तो बजट $1 ट्रिलियन की दिशा में उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएगा यह हम देख सकते हैं। इसलिए कुछ समय से जो कार्य हुए, एक हमने जो कहा सो करके दिखाया। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने 130 संकल्प प्रदेश की जनता के सामने किए। यह बजट 110 संकल्पों को पूरा करता है। उसके लिए 64,000 करोड़ रुपए की राशि बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान अगर देखेंगे कि 16-17 में प्रदेश का कुल जो रेवेन्यू था वह कुल प्राप्त होता था 86,000 करोड़। इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च 31 तक जो आज आने जा रहा है प्रदेश के पास वह 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश के राजस्व में आने जा रही है। महोदय इससे पहले क्या होता था? मैंने कल भी कहा प्रदेश में पहले सेल टैक्स और वैट था। इससे प्रदेश को कुल राशि मिलती थी 49,000 करोड़ से लेकर के 51,000 करोड़। आज राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है। यानी इतना बढ़ा है उत्तर प्रदेश को, इसका इतना लाभ होने जा रहा है। और स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक। आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा 45,000 करोड़ के राज्य को इससे प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। यही पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। यही पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उन पे नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया यह तो आप देख सकते हो। और ये तब हुआ है, ये तब हम कर रहे हैं जब डीजल पेट्रोल पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाने की बजाय हमने टैक्स को कम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर वैट कम किया। महंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम है। बगल के किसी भी राज्य के अंदर आप देखेंगे सबसे कम है। यह उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है वह इसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। महोदय, तो प्रदेश के अंदर आज हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश 2016-17 में 20% से अधिक जो राशि थी वह ऋणों के माध्यम से वित्त पोषण होती थी। जो बजट कुल बजट होता था 20% से अधिक
केवल बजट से केवल हम ऋण के माध्यम से देते हैं। और 23-24 में जब बजट प्रस्तुत किया गया है, यह घट करके अब मात्र 16% हम ऋण लेकर के करेंगे, शेष अपने स्वयं के ओन सोर्स से बजट का पूरा पैसा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। पहले बजट का 8% जो भाग होता था वह ऋण के ब्याज चुकता करने में होता था, आज ये घट करके मात्र 6% तक आने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की नई प्रोग्रेस को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। मौत इससे पहले प्रदेश के अंदर जो बैंकों की स्थिति थी, हम उस पर आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन $1 ट्रिलियन के बारे में चर्चा करते समय हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या ये संभव हो पाएगा? हम कहते हैं कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता है? नेक नियति चाहिए। नेक नियति के साथ आप काम करेंगे क्यों नहीं संभव हो पाएगा? ये संभव होगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है क्या? हमने संभव बनाया है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश में टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। इनमें पहली सुरक्षा, पहला है शिक्षा का सेक्टर, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब एक साथ मिलकर के इस दिशा में समग्र शिक्षा और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद आज आपने देखा होगा इसके बारे में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं। 2017 के पहले अगर मैं कुछ पेपर की क्लिप्स दिखाऊं तो हर व्यक्ति इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश होता था। उत्तर प्रदेश उससे पहले कहां पहुंचा था, कहां लेकर चले गए थे उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले क्या स्थिति पहुंचा दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर? 17 के पहले सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी 17 के पहले। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बहाली की पोल की रिपोर्ट ये 20 अगस्त 2015 की 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, सिंगल कमरे में। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई तेजी। ये उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का है। और आज मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने ऑपरेशन कायाकल्प में एक विद्यालय को गोद लेकर के उसके रिनोवेशन की कार्रवाई की और आज उत्तर प्रदेश में 1,30,000 स्कूलों को हम लोगों ने रिनोवेशन करके फ्लोरिंग को ठीक करने का काम किया, बच्चों को फर्नीचर दिया। हमारी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में जो पहले 1,34,00,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 1,34,00,000 बच्चे से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, 2 यूनिफॉर्म फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी गई है। 1,91,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश की बच्चे हैं। किसी जाति, किसी मत और मजहब के साथ मत जोड़ो इन बच्चों को। जब इन बच्चों की हक को हड़प करके दुनिया में अपने संसाधन बढ़ाने का काम करते थे तब क्या जाति नजर नहीं आती थी? क्या तब इन्हें जाति नजर नहीं आती थी? बच्चियां ज्यादातर ऐसी थी जो बेटियां हैं वे नंगे पैर स्कूल जाती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 1,200 रुपए हर बच्चे के अकाउंट में जा रहा है डीबीटी के माध्यम से।
अभिभावक को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि भाई उन बच्चों के लिए जूता मोजा समय पर खरीद करके स्कूल भेजो। ये संख्या बड़ी है। ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ये सुविधा आज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट में पैसा दिया गया। हर गांव और हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनेंगे। बहुत अच्छे विद्यालय बनने जा रहे हैं। अभी तो 18 अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं। और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी। लॉजिंग फूडिंग की सारी सुविधा उन बच्चों के लिए हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है। अपनी जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है। इसको हर विकासखंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट विद्यालयों के साथ साथ शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन के विद्यालयों को भी उनके रिनोवेशन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हम पैसा देना चाहते हैं और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। और यही नहीं, उनके संस्कार होंगे तो अपनी विरासत को पोषेंगे। पोष नहीं रहे हैं। भगवान राम तक को नहीं प्रसन्न हुए और मध्यकाल के महान संत तुलसीदास जी को इस प्रकार की टिप्पणी की गई। तुलसीदास जी की विरासत को देश और दुनिया आकर्षित होती है और तुलसीदास जी के साथ जुड़ा ही है। बेचारे जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था, पोथी चोरी हो जाती थी, लेकिन समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं कर सकता कोई। तुलसीदास जी ने एक और महाकाव्य दे दिया रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस मध्यकाल में भारत का मार्गदर्शन करने वाला, गुणानी की बेड़ियों से मुक्त करने वाला। उस कालखंड में उनको भी अकबर के दरबार में बुलाया गया था। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही राजा है, वो राम है। राम के सिवाय किसी को मैं राजा नहीं मानता। महान संत ने कहा था तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को रामचरितमानस के माध्यम से हमारे सरकार ने पूरे तोड़ने का जो है उसी तरह एक शादी हुई है। हाँ, वलय में हुआ है, वलय में हुआ। मैं अभिनंदन करूंगा उनको जिन्होंने रामचरितमानस के कार्य के माध्यम से हमारे यहाँ होता ही है हर एक जगह। अभी मुझे यद्यपि समय नहीं मिल पाता, लेकिन अभी मुझे पिछले सप्ताह एक शादी विवाह के कार्यक्रम में भाग, वहां के समारोह में जाने का मैं अवसर मिला था। सब से उस जब मैं पहुंचा उसी समय वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक वही गाना बज रहा था जो रामचरितमानस में जनकपुर में उस समय का दृश्य होता है। लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है, ये कौन लोग हैं जो विरासत को अपमानित कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राम को कोसा था, जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया ये भी सब लोग जानते हैं। और जो लोग कहते थे परिता में पर नहीं मार सकता, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। जनवरी 2014 में जब रामलाल अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, पूरा भारत की पूरी दुनिया गौरवान्वित होगी, विरासत का सम्मान करेगी। राम की विरासत हम सबको गौरव की अनुभूति होगी। और हमने तय किया है संस्कृत विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है और संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी देगी। रोहित कल्याण बोर्ड का निर्माण गठन तो हम कर ही रहे हैं।
सारी उसकी कार्य योजना चल रही है। अच्छा होगा विरोधी दल के नेतागण यहाँ पर इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, लेकिन विभाग है हमने पैसे की व्यवस्था की और पैसे की व्यवस्था के माध्यम से करें। उच्च शिक्षा के लिए पिछली बार 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़। इस बार 3 नए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराए गए, जो 3 असीमित कमिश्नरी, मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी का धाम बेलपाटन मंडल और मुरादाबाद। इन तीनों कमिश्नरी में हम एक नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है। फार्मा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के समकक्ष एक नया इंस्टीट्यूट हम गठित करेंगे, जो प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर की उन उपलब्धियों को लेकर के जाएगा, जो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में ढेर सारी संभावनाओं का, क्योंकि सबसे बड़ा श्रम बाजार अगर यूपी है, यूपी सबसे बड़ा बाजार है, तो यूपी फार्मा का भी सबसे बड़ा हब बनेगा। और इसके लिए फार्मा पार्क के साथ साथ इन कार्यक्रमों को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में प्रधानमंत्री कौशल विकास के साथ साथ अभी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक एमओयू वोकेशनल एजुकेशन ने किया। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का एक प्रोजेक्ट है। न्यू एज ट्रेड्स उसमें विकसित किए जाएंगे। यूपी के नौजवानों को उन ट्रेड के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और जॉब की गारंटी टाटा की कंपनियां ही उन्हें दे देगी। 35,000 नौजवान हर साल वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह काम इसी वर्ष से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एमओयू पूरा हो चुका है, ये कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है, जिसमें 88% शेयर टाटा की कंपनियां देंगी और 12% मात्र राज्य सरकार को देना है। 10 वर्षों तक चलेगा। 10 वर्षों तक प्रदेश के अंदर इन 150 आईटीआई के माध्यम से ही हम लोग 3.5 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें जॉब की गारंटी केवल उसके माध्यम से दे पाएंगे और उस तरफ पर शेष अन्य आईटीआई को भी आगे विकसित करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में भी न्यू एज कोर्सेज को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज का है। नए इनोवेशन के लिए हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। बहुत सारी चीजों को हम उसके साथ आगे बढ़ाने का उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार ये कार्यक्रम हमारे जहां आगे बढ़ाने के कार्य चल रहे हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन में चल रहा है, उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य हुआ है। महोदय, दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अच्छी प्रगति की है। उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रोग्रेस इस दिशा में की है। और ये प्रोग्रेस किस हद तक की प्रोग्रेस है? कोविड-19 आज लगभग समाप्त सा हो गया है और हम देख सकते हैं कि यहां पर आज कोरोना महामारी की स्थिति लगभग समाप्ति की कगार पर है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में क्या थी? जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए की घोटाला की। उस समय कुछ क्लिपिंग हुआ करती थी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ELS आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है, लेकिन 2017 के पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रही। 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख
पहले सुविधा नहीं थी। राजकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा 2017 के पहले नहीं थी। आज इस सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। बजट में भी इसकी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला यानी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 2020 में हम लोगों ने फरवरी 2020 में प्रारंभ किया था। अब तक 11 करोड़ 72 लाख 29,000 से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं और जिसमें से 2,770 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर रेफर करके उनके उपचार की व्यवस्था की गई है और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी आयुष्मान भारत के उपलब्ध कराए गए, गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेली मेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महोदय, 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद थे जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना में 2020 में जब इसकी समीक्षा हम कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निगलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। फ्री दवा जो मिल रही है आज भी, वह माननीय श्री कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे 1997 में, तब मेरे प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी कभी गई नहीं, देखने के लिए तक नहीं गई। ये जो मरने वाले 50,000 बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे दलित समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से, उनके प्रति संवेदना कभी उनके मन में नहीं आई, कभी नहीं आई। जाति की लोग बात करते हैं, लेकिन एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक अति पिछड़ा व्यक्ति दवा के बहाव में दम तोड़ रहा था, लेकिन कभी उसका हाल देने के लिए नहीं गए, सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं था। आज मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने जो प्रयास किया, सभी विभाग मिलकर के कार्य प्रारंभ किए और यह परिणाम है इंसेफ्लाइटिस 96% मौत को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त कर ली है। हर विभाग ने अपना अपना काम किया, आज परिणाम सामने है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण है। कालाजार और चिकनगुनिया के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की चर्चा को दुनिया ने 418 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पीएससी और सीएससी के उनकी रिनोवेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज में सीटें बेची जाती थी, एक भी एम्स नहीं था। एमबीबीएस की सीटें केवल 1990 थी। आज प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का संचालन हो चुका है। एमबीबीएस की सीट बढ़कर के 1990 से बढ़कर के अब हमारे पास 3,828 और निजी क्षेत्र में अगर एमबीबीएस की सीटों को हम जोड़ दें तो 2,550 बढ़कर के 4,700 हो गई है। यानी प्रदेश के अंदर आज कुल एमबीबीएस की सीटें हमारे पास 1990 से बढ़कर के अब ये हो चुकी हैं 8,528 सीटें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीजी की सीटें 741 से बढ़कर के 1441 और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस को अगर हम देखेंगे
तो ये 2868 सीटें आज के दिन पर प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, 35 वर्षों से 35 एएनएम सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उन्हें फिर से चालू किया गया है। 300 संस्थाओं में नर्सिंग और पैरामेडिकल का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पे पीकू बेड्स, पीडियाट्रिक आईसीयू, छोटे बच्चों के लिए जो आईसीयू बनते हैं, उसकी संख्या 150 से बढ़ा करके आज 6700 यह प्रदेश के अंदर किया गया है। लगातार प्रदेश ने, और बजट की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो 16-17 में चिकित्सा शिक्षा का जो बजट था केवल 1900 करोड़ के आसपास था, जो आज हम लोग बढ़ा करके लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। प्रदेश के अंदर देख सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश आज प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय भी चल रहा है और संजय अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसने अपने एप्लीकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश के अंदर महिला और बाल विकास विभाग में आप सब देख सकते हैं कि महिला और बाल विकास विभाग में यानी बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार शराब का एक ठेकेदार हाउस संचालित करता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति थी? वो शराब की सप्लाई करेगा या नवजात शिशुओं और महिलाओं के लिए पोषाहार को सप्लाई करेगा? सरकार आई, हम लोगों ने उससे समाप्त करके आज महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर इसका संचालन कर रहे हैं और अधिकतर जनपदों में उनके प्लांट बन चुके हैं। जो वैक्सीन उसमें दी जाती है, आज वह व्यवस्थित तरीके से उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए थर्ड पार्टी रखी गई है। भारत सरकार की संस्था इसका मॉनिटर कर रही है और उसके माध्यम से क्वालिटी फूड उन बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। 1,77,218 स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध करवाया गया है। यह कार्य भी प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। महोदय, अच्छे परिणाम इसके आए हैं। पोषण मिशन के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी अच्छे परिणाम आज हम सबको देखने को मिले हैं। और इसी में अगर हम देखेंगे तो महिला कल्याण से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं। महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन, इसमें भी काफी बड़ा अंतर आया है। आज इनके लिए पेंशन की व्यवस्था, कन्या सुमंगला योजना के लिए पैसे की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ की थी, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही कहते हैं गरीबों का अपमान कर रहे हैं। लगभग 2 लाख कन्याओं की शादी इसके माध्यम से संपन्न हो चुकी है और गरीब की शादी में सीएम, डिप्टी सीएम और मिनिस्टर भी जाकर के कन्यादान करने में योगदान दे रहे हैं। यह इससे भी थोड़ा प्रदेश देख रहा है। महोदय, इसके लिए भी 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हो रही हैं। अन्य तमाम सेक्टर है जिन पर यहाँ पे चिकित्सा सेक्टर में भी कार्य हो रहा है। चिकित्सा सेक्टर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में यह प्रदेश के अंदर एक बड़ा सेक्टर होगा जो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी एक नई संभावनाओं को आगे विकसित करता है। और कृषि सेक्टर में उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो योगदान है 25% से, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसके माध्यम से होता है 20%। देश के लिए 20% खाद्यान्न का उत्पादन, और इसलिए फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास। 2015-16 में भारत सरकार उत्तर प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है और 20 कृषि विज्ञान केंद्र देने के बाद
उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीक समय पे बीज मिल सके, इसकी व्यवस्था करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। मुझे तो आश्चर्य होता था कि समाजवादी पार्टी के एक नेता जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बोल रहा था तो वह बोले थे कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है। वे श्रीमान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है। भगवानी मालिक है, कैसे चल रही थी, कैसा चल रहा था प्रदेश, ऐसे ही नहीं पेपरों में टिप्पणी निकलती थी। लेकिन महोदय पहले सत्र के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था, भूख से मौतें हो रही थी, किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता था, कृषकों हेतु दूसरी मंडी से उत्पाद विक्रय के प्रावधान नहीं थे, मंडी परिसर के बाहर विक्रय पर प्रतिबंध था और मंडी शुल्क 2% दिया जाता था किसानों से भी और व्यापारियों से। महोदय प्रदेश के अंदर अगर हम कृषि विकास की दर को देखेंगे तो 2016-17 की तुलना में जो 2016-17 में कृषि विकास की दर स्थिर मूल्य पर 6.6 थी, आज बढ़ करके 18.2% हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2018 में प्रारंभ किया था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2,60,00,000 किसान 51,639 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जा चुका है। हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, पूरे देशवासी इससे चिंतित हैं, प्रदेशवासी चिंतित हैं। कैंसर, किडनी फेलियर होना है, लीवर का खराब होना है, मुख्य कारण में से एक अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करना तो इसका कारण है। गौ आधारित खेती इसका एकमात्र समाधान है और इस प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश सरकार ने गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों को, बुंदेलखंड के 7 जनपदों को इसके दायरे में किया है। इस पर हमारा कार्य चल रहा है, इस पर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और प्रदेश ने इसके लिए व्यवस्था की है। और खेती के लिए भारत सरकार ने भी यूनियन बजट में व्यवस्था की है, प्रदेश के अंदर भी इसके लिए हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। और प्रदेश के अंदर यह वर्तमान में 85,710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ आधारित विषमुक्त खेती के कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, इसको बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके लिए हमने टेस्टिंग लैब भी स्थापित की, अलग अलग मंडियों में प्रदेश के अंदर कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में किया जा रहा है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक लैब, इनकी टेस्टिंग लैब होगी जो बता देगी कि यह जो भी प्रोडक्ट है यह नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और फिर उसका अच्छा नाम मार्केट में नहीं प्राप्त होगा। सिंचाई की परियोजनाओं पर दायरा बढ़ाया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में प्रारंभ हुई। कल समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा में बोल रहे